हाय एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं द टॉपिक इंडिविजुअल ग्रुप्स एंड टीम्स एंड कमिटीज। इसमें हम समझेंगे कि टीम्स कैसे फॉर्म होती है, फॉर्मल इनफॉर्मल ग्रुप्स क्या होते हैं, कमिटीज बनाने के फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, कमिटी के टाइप्स क्या हैं, ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर इन दिस टॉपिक। So starting from individual behavior and role theory, कोई भी इंडिविजुअल किससे बनता है तो उसका मोटिवेशन मोटिवेशन मतलब काम करने की विलिंगनेस कितनी है उसमें। परसेप्शन परसेप्शन मतलब सोचने का तरीका, मतलब कौन सी चीज उन्हें ठीक लग रही है, कौन सी गलत लग रही है, हर एक पर्सन का खुद का परसेप्शन होता है। एटीट्यूड एंड पर्सनालिटी, पर्सनालिटी मतलब ओवरऑल उनका बिहेवियर, और एटीट्यूड मतलब वो लोगों से किस तरह से पेश आते हैं, ये उनका एटीट्यूड है। अब आती है रोल थियोरी। रोल थियोरी में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। आप जो रोल निभाते हैं उसमें तीन चीजें आती है: रोल सेट, रोल साइन, रोल एम्बिग्विटी। रोल सेट क्या है? रोल सेट का मतलब होता है आप जिस रोल में हैं उसमें आप किन लोगों से इंटरेक्ट करें। जैसे अगर एक पर्सन टीचर के रोल में है तो वो बंदा स्टूडेंट से इंटरेक्ट करेगा, वो पर्सन उनके पेरेंट्स से बातचीत करेगा, एडमिन टीम से बात करेगा वो पर्सन, ठीक है। तो ये क्या है उनके लिए रोल सेट, मतलब आप जिस रोल में हैं उस रोल में आप किन लोगों से इंटरेक्ट करते हैं वो आपका रोल सेट होता है। रोल साइन का मतलब क्या है? विजिबल सिंबल्स ऑफ ए रोल, ऐसे साइन जिन्हें देखकर हम समझ पाए कि ये पर्सन किस रोल में है। जैसे कि डॉक्टर, डॉक्टर की यूनिफॉर्म देखकर आपको पता चल जाएगा। सोल्जर, सोल्जर की यूनिफॉर्म देखकर पता चल जाएगा कि वो लोग किस रोल को निभा रहे हैं। और रोल बिहेवियर क्या है? तो हम उस रोल में आपसे कैसा बिहेवियर एक्सपेक्ट करते हैं, वो रोल बिहेवियर है। फिर आता है रोल एम्बिग्विटी। रोल एम्बिग्विटी का मतलब होता है हमें पता ही नहीं है कि हमें कौन सा रोल निभाना है, दैट इज रोल एम्बिग्विटी। मतलब वी आर कंफ्यूज्ड व्हाट शुड बी डन। Stress caused by not knowing what your job actually is. Ambiguity means simply a confusion, we don't know what to be done, ठीक है। So basically that is role ambiguity. रोल कॉन्फ्लिक्ट, रोल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कि दो अलग अलग रोल्स हैं उसके बीच कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। स्ट्रेस फ्रॉम हैविंग टू हेड्स दैट पुल यू इन डिफरेंट डायरेक्शन। जैसे कि फॉर एग्जांपल अ मैनेजर हु इज आल्सो अ क्लोज फ्रेंड टू अ सबऑर्डिनेट। एक मैनेजर है, ठीक है, और एक सबऑर्डिनेट है। मैनेजर और सबऑर्डिनेट, मैनेजर इस सबऑर्डिनेट का दोस्त भी है। एज ए फ्रेंड तो वो उसको डांट नहीं पाएगा क्योंकि वो दोस्त है, पर एज ए मैनेजर हो सकता है उसे डांटना पड़ रहा है। तो देयर इज रोल कॉन्फ्लिक्ट, मतलब आपके दो रोल्स हैं और उनमें कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। अभी जैसे कॉमन एक एग्जांपल बताऊं तो एक हस्बैंड है, वो हस्बैंड भी है, और दूसरी चीज अगर हम बात करें तो वो बेटा भी है किसी का। कभी वो हस्बैंड का रोल निभाएगा तो सन वाला रोल थोड़ा सा वो अच्छे से नहीं निभा पाएगा, या सन का रोल निभाएगा तो हो सकता है हस्बैंड का रोल अच्छे से ना निभा पाए। तो जब एक पर्सन मल्टीपल रोल प्ले करता है और उन रोल्स में अलग-अलग एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, तो रोल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। क्योंकि आप मैनेजर के रोल पे भी हो और आप दोस्त के रोल पे भी हो, और ये दोनों रोल्स जो हैं, ये दोनों रोल्स सबऑर्डिनेट के सामने हैं। सबऑर्डिनेट को आप डांटना चाह रहे हो पर वो आपसे दोस्ती वाला रोल एक्सपेक्ट कर रहा हो कि भाई आप तो मेरे दोस्त हो, मुझे कैसे डांट रहे हो, तो दैट इज रोल कॉन्फ्लिक्ट। रोल इनकम्पैटिबिलिटी क्या है? इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब होता है कि अलग-अलग लोग आपको अलग-अलग ऑर्डर्स दे रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट और इनकम्पैटिबिलिटी देखो, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब आप एक पर्सन हो और मल्टीपल रोल निभा रहे हो, ठीक है? तो ये कॉन्फ्लिक्ट है। और इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब होता है आप एक पर्सन हो और जो आपके रोल सेट वाले लोग हैं, रोल सेट में जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स मुझसे कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पेरेंट्स कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो सब लोग अलग-अलग एक्सपेक्टेशंस हैं उन सब की। तो उन सबके ऑर्डर्स अलग हैं, एक्सपेक्टेशंस अलग हैं, तो मैं कंपैटिबल नहीं हूँ उन सबको अच्छे से फुलफिल करने के लिए। तो फ्रेंड्स, रोल सेट क्या है? पीपल विद whom person interact while in a role.
फिर आता है आपका रोल साइन। रोल साइन क्या था? विजिबल सिंबल्स ऑफ ए रोल। फिर आता है आपका रोल कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट क्या है? व्हेन ए पर्सन प्लेज मल्टीपल रोल। रोल एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी क्या था? कंफ्यूजन है कि हमें कौन सा रोल निभाना है। कंफ्यूज व्हाट टू डू। जनरली कोई भी नया ज्वाइन करता है जॉब, तब ऐसा प्रॉब्लम आता है। एंड रोल इनकम्पेटिबिलिटी। रोल इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब होता है नॉट एबल टू फुलफिल different orders of people in role set। ठीक है बच्चों, ये लिख लीजिए आप लोग। चलते हैं आगे हम। नाउ कम्स ग्रुप्स वर्सेस टीम। देखो, ग्रुप्स इनफॉर्मल भी हो सकते हैं, टीम्स जनरली किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए बनती है। वर्क ग्रुप क्या है और वर्क टीम क्या है? वर्क ग्रुप इज ए कलेक्शन ऑफ पीपल जो साथ में काम करते हैं, बट मे हैव इंडिविजुअल गोल एंड डिफरेंट डिफरेंट उनका टास्क हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका पूरा एचआर डिपार्टमेंट, मान लेते हैं एचआर डिपार्टमेंट में 10 लोग काम करें। कोई एक पर्सन इंटरव्यू ले रहा है, एक पर्सन स्क्रीनिंग कर रहा है जितने भी सीवीज आए हैं उनकी। तो ये वर्क ग्रुप है जिसमें अलग अलग लोग हैं, साथ मिलकर काम करें, मगर इनके काम डिफरेंट हो सकते हैं। वर्क टीम क्या है? वर्क टीम का मतलब होता है स्मॉल ग्रुप, मतलब एक छोटा ग्रुप जिनका एक कॉमन पर्पस होगा, एक जैसी स्किल्स होगी एंड हाई डिग्री ऑफ सिनर्जी होगी। वर्क ग्रुप का मतलब बड़ा सा एक डिपार्टमेंट, और वर्क टीम का मतलब उसमें से 7-8 लोगों का एक ग्रुप जो एक स्पेसिफिक टास्क के लिए लगा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, एचआर डिपार्टमेंट में 50 लोग काम करें, तो उसमें से 5 लोग इंटरव्यू लेते हैं, तो 50 लोग इज ए वर्क ग्रुप, एंड उसके जो 5 लोग हैं जो सेम तरीके का काम करें, सेम स्किल शेयर करें, वो वर्क टीम है। सिनर्जी का मतलब होता है जब लोग साथ मिलकर काम करते हैं तो उनका प्रोडक्टिविटी और आउटपुट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कोई पर्सन अकेला काम करे। अब आती है बच्चों बेल्बिन्स की टीम रोल थियोरीज। बेल्बिन ने बताया कि कोई भी टीम जब आप बनाते हैं तो वो टीम अच्छी टीम तभी होती है जिसमें 9 तरह के रोल्स प्ले किए जाएं। 9 रोल्स शुड बी देयर। अगर वो 9 रोल्स प्ले हो रहे हैं तो दैट टीम इज इफेक्टिव। बेल्बिन का ये भी याद रखिएगा, बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन होता है, 9 रोल की बात हो रही है, 9 मेंबर्स की बात नहीं हो रही। मतलब हर एक टीम में 9 मेंबर हो ऐसा नहीं है, हर एक टीम में 9 रोल होने चाहिए। एक मेंबर मल्टीपल रोल भी प्ले कर सकता है। कौन से रोल्स प्ले होते हैं? मेरेडिथ बेल्बिन सजेस्टेड दैट फॉर अ टीम टू बी इफेक्टिव इट नीड्स अ बैलेंस ऑफ 9 रोल्स। अ सिंगल पर्सन कैन प्ले मोर देन 1 रोल। प्लांट। प्लांट का मतलब एक ऐसा पर्सन टीम में जो थोड़ा क्रिएटिव सोचता है, जो थोड़ा इंट्रोवर्ट होता है, सबसे ज्यादा बातचीत नहीं करेगा पर इमेजिनेटिव होता है, क्रिएटिव होता है और डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, दैट इज प्लांट। ये ज्यादा कम्युनिकेट नहीं करता, ये इंट्रोवर्ट होता है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली नहीं सोचते हैं ये। रिसोर्स इन्वेस्टिगेटर, ये पर्सन क्या होता है? ये पर्सन एक्सट्रोवर्ट होता है, मतलब किसी से भी बातचीत कर लेता है। ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से भी कोई सोल्यूशन ढूंढ कर लाना है तो ये बंदा ढूंढ के ले आएगा। एंथुसियास्टिक होगा, अपॉर्चुनिटीज देखेगा बाहर, कॉन्टेक्ट्स क्रिएट करना, नेटवर्क बनाना, बाहर से प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ के लाना। एक्सट्रोवर्ट होता है, ये सबसे बातचीत करता है, दैट इज रिसोर्स इन्वेस्टिगेटर। कहीं से भी कुछ भी लाना हो तो इस पर्सन को हम बोल सकते हैं। कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर पर्सन क्या करता है? कोऑर्डिनेटर पर्सन सबको कोऑर्डिनेट करता है, मैच्योर होता है, कॉन्फिडेंट होता है, टैलेंटेड होता है, डेलीगेट करता है काम को, सबको गाइड करता है, ये लीडर की तरह काम करता है। कोऑर्डिनेटर जो होता है दैट इज लीडर ऑफ द टीम, जो सबको गाइड करेगा, एडवाइस देगा। शेपर।
शेपर का काम होता है कि भाई काम करते रहने के लिए कहते रहना, मतलब वो नहीं होता एक पर्सन जो बार-बार बोलेगा तो काम होगा। जैसे मम्मी हमको सुबह 10 बार उठाएँगे, तो हम उठ ही जाएँगे एक बार तो। तो ये चैलेंजिंग होता है, डायनामिक होता है, थ्राइव्स अंडर प्रेशर एंड पुशेस अदर टू एक्सेल, मतलब दूसरों को पुश करना कि आप अपना काम अच्छे से कीजिए, दैट इज़ रोल ऑफ शेपर। मॉनिटर और इवैल्यूएटर, जैसा नाम वैसा काम, एक ऐसा पर्सन जो क्रिटिकल होता है। क्रिटिकल मतलब वो क्रिटिक्स होता है, क्रिटिसाइज करता है अगर कुछ गलत है, जो आइडियाज आए हैं उनको इवैल्यूएट करता है कि आइडियाज कितने प्रैक्टिकल हैं, ये आइडियाज इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं, नहीं किए जा सकते हैं। इसके अलावा ये हर एक ऑप्शन को बिना किसी पक्षपात के इवैल्यूएट करता है कि ये ऑप्शन ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। टीम वर्कर जो सब में संतुलन बना के रखेगा, कोऑर्डिनेशन बनवा के रखेगा, कोऑपरेटिव होगा, सबकी सुनेगा, अगर कहीं लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो उन्हें सुलह करवाएगा, क्योंकि सबका साथ मिलकर काम करना ज़रूरी है, तो एक इंसान ऐसा होना चाहिए। इम्प्लीमेंटर, अगर सब लोग सोचते रह जाएँगे तो काम कौन करेगा? इम्प्लीमेंटर इज़ द पर्सन जो आइडियाज़ को एक्शंस में कन्वर्ट करता है, कि हाँ, आइडियाज़ बहुत अच्छा है तो इससे एक्शंस में कैसे कन्वर्ट किया जाए, दैट इज़ इम्प्लीमेंटर। ये प्रैक्टिकल होता है, रिलायबल पर्सन है। नेक्स्ट वन इज़ कंप्लीटर और फिनिशर। कंप्लीटर और फिनिशर का काम होता है कि टाइम से काम खत्म हो जाए, डेडलाइन पे काम खत्म हो जाए, एक-एक चीज़ देखना, माइन्यूटली देखना कि कहीं कोई गलतियाँ तो नहीं है। कॉन्शियस है ये काफ़ी, एंग्ज़ियस रहते हैं, समय से काम करवाते हैं। इनका काम होता है कि समय से, डेडलाइन से काम खत्म हो जाए। इसके लिए ये टीम को मोटिवेट करते हैं। और स्पेशलिस्ट, हर एक टीम में एक स्पेशलिस्ट होना चाहिए। अगर हम किसी स्पेसिफिक एरिया का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो उस एरिया का एक नॉलेजेबल पर्सन हो, जिसको उसका अच्छा खासा नॉलेज हो, एक्सपर्टीज हो, ताकि हमें जब जरूरत पड़े वो पर्सन हमें गाइड कर पाए। ठीक है। ये 9 रूल्स बेल्बिन ने सजेस्ट किए जो टीम में होने चाहिए। कौन कौन से रूल है, लेट अस स्टार्ट। लीडर होगा तो क्या करेगा, गाइड करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा, एडवाइस देगा। प्लांट होगा, प्लांट क्रिएटिव आइडियाज लेकर आता है। रिसोर्स इन्वेस्टिगेटर होगा, रिसोर्स इन्वेस्टिगेटर नेटवर्क्स क्रिएट करता है। ठीक है। इसके अलावा देयर विल बी मॉनिटर इवैल्यूएटर जो आइडियाज को इवैल्यूएट करेगा कि आइडियाज प्रैक्टिकल है कि नहीं है। इम्प्लीमेंटर जो आइडियाज को इम्प्लीमेंट कराएगा, कन्वर्ट आइडियाज इनटू एक्शंस। कंप्लीटर जो डिटेल ओरिएंटेड होता है, डेडलाइन ड्रिवन होता है। शेपर जो टीम को पुश करता है काम करने के लिए। इसके अलावा वी हैव अ स्पेशलिस्ट जो एक्सपर्ट होगा। ठीक है, और कौन सा पेंडिंग रह गया बच्चों? वी हैड इम्प्लीमेंटर, यस, टीम वर्कर जो टीम में हार्मनी बरकरार रखेगा। फिर आए बच्चों टकमैन। टकमैन ने बताया टीम बनने की 6 स्टेजेस होती है और उस हिसाब से टीम बनती है। सबसे पहले लोग आते हैं, फॉर्म होती है टीम, जहाँ पे लोग एक दूसरे को इतना जानते नहीं है, उनको क्या करना है नहीं पता है, तो लोग यहाँ पे थोड़े से पोलाइट होते हैं। फिर हम लोगों को बताते हैं कि कौन-सा पर्सन क्या काम करेगा, और वहाँ पे लड़ाई झगड़े होते हैं, क्योंकि हो सकता है आपको जो रोल चाहिए वो ना मिला हो, तो इसे हम स्टॉर्मिंग बोलते हैं। ठीक है? फिर आता है नॉर्मिंग। नॉर्मिंग का मतलब होता है कि अब लोग सेटल हो चुके हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स रिज़ॉल्व हो चुके हैं, अब किसी तरह का लड़ाई झगड़ा नहीं है, एक्सेप्टेंस आ चुकी है ग्रुप में। फिर आता है परफॉर्मिंग। परफॉर्मिंग का मतलब अब ये टीम बेस्ट परफॉर्म कर रही है, अपना लीडर की भी ज़रूरत नहीं है, अपने हिसाब से काम कर पा रही है। फिर आता है डॉमिंग। डॉमिंग का मतलब
वो एक स्टेज आ जाती है कि अब हमें कोई बदलाव नहीं चाहिए, जैसा चल रहा है वैसा बढ़िया चल रहा है, टीम में कुछ चेंजेस नहीं होने चाहिए। जो पहले आएगा वो ये करेगा, जो बाद में आएगा वो ये करेगा, नो चेंजेस। एंड लास्ट आता है एडजॉर्निंग। एडजॉर्निंग का मतलब होता है कि अब हमारा काम खत्म हो चुका है तो हम एडजर्न कर लेते हैं, खत्म कर देते हैं टीम को, दैट इज एडजॉर्निंग। तो फॉर्मिंग इज सब पोलाइट होंगे, गार्डेड होंगे, डायरेक्शंस मतलब इन्हें नहीं पता है क्या करना है, ये पूछ रहे होंगे। स्टॉर्मिंग में कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं क्योंकि आपको जो पोजीशन चाहिए वो हो सकता है आपको ना मिली हो, आप लीडर को चैलेंज करते हैं इस स्टेज में। स्टॉर्मिंग में कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो चुके हैं, ग्रुप्स में कोऑपरेशन आ चुका है, कोऑर्डिनेशन आ चुका है। परफॉर्मिंग मतलब टीम बेस्ट परफॉर्म कर रही है, हाई एंड सिनर्जी है यहाँ पे। डॉमिंग इज कॉम्प्लेसेंसी। कॉम्प्लेसेंसी का मतलब होता है अब हमें कोई बदलाव नहीं चाहिए, जैसा चल रहा है हम उसमें हैप्पी हैं। द टीम स्टॉप्स इनोवेटिंग एंड ऑपरेट्स ऑन ऑटो पायलट। Adjourning is the team disband after the task is finished. Members may feel a sense of loss. टीम खत्म हो चुकी है, काम खत्म हो चुका है, टीम बनाने की जरूरत नहीं है, सब अपने अपने रोल में दोबारा चले जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये भी होता है क्योंकि दोस्ती यारी हो जाती है तो टीम को मिस करना और इस तरह की चीजें होती है। टीम की इफेक्टिवनेस कैसे जांची जाए, कैसे पता करें कि टीम अच्छे से काम कर रही है कि नहीं कर रही। तो पहले देखो एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब जितने रिसोर्स लगाए जा रहे हैं, पैसा लगाया जा रहा है, समय लगाया जा रहा है, उतना आउटपुट भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल 10 लोग रोज काम कर रहे हैं और एक रिपोर्ट तैयार नहीं कर पा रहे, मतलब एफिशिएंसी नहीं है। जितना टाइम और मनी लग रहा है, सामने आउटपुट कितना आ रहा है, दैट इज एफिशिएंसी। कोहेजन एंड स्पिरिट। स्पिरिट कैसे पता चलेगी कि लोग उसमें खुश है कि नहीं टीम में। टर्नओवर देखो कि टीम में कितने मेंबर्स छोड़कर गए हैं या टीम में टिके हुए हैं। अब स्टार्टिंग से जो मेंबर है वही टीम में टिके हुए हैं, इसका मतलब टीम स्पिरिट है। पर टीम में बार बार कोई पर्सन छोड़कर चला जाता है, दैट मीन्स टीम स्पिरिट इज मिसिंग, लॉयल्टी इज मिसिंग। डिसीजन मेकिंग। क्या कोई डिसीजन शांति से ले पा रहे हैं टीम में, कंसेंसस मतलब लोग इजीली एग्री कर रहे हैं। और अगर शांति से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, इसका मतलब टीम में जो है कंसेंसस मिसिंग है। कम्युनिकेशन, लोग कितने अच्छे से फ्रीली कम्युनिकेट करें, ओपनली, ऑनेस्टली, फ्रीक्वेंटली कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो दैट इज हाउ वी कैन असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ द टीम कि टीम अच्छे से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। टकमैन के स्टेजेस क्या हैं लिख लेते हैं हम। ये नोट्स बच्चों आपको बैच में मिल जाएंगे, आपको बैच में एनरोल करना पड़ेगा, इसके लिए पीडब्ल्यू ऐप पे जाइए, बैच में एनरोल कीजिए, बैच फ्री है और वहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे सारे। फॉर्मिंग इज members don't know each other. Storming is fighting for roles. Storming is conflicts are resolved. Performing is performing at peak. Then we have doming and adjourning. तो बाद में ऐड हुए। डॉमिंग में कुछ चेंजेस नहीं चाहते हैं, रिलक्टेंट टू चेंज, ऑटो पायलट मोड पे चलना चाहते हैं। एडजर्निंग इज टीम डिसबैंड्स। ठीक है। नाउ कम्स द कमिटीज। कमिटीज क्या है? कमिटीज आर ऑल्सो ग्रुप ऑफ पीपल जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए काम कर रही होगी, मिलकर डिसीजन लेंगे। कमिटीज हैव ए डिफाइंड पर्पस। कमिटी के पास ऑथोरिटी भी होती है, अलग अलग मेंबर्स होते हैं एक्सपर्टीज के हिसाब से।
डिसीजंस जॉइंटली मिलकर करते हैं ताकि बायसनेस ना हो। कमिटी की मीटिंग्स होती है जिसमें एक चेयरमैन होता है, चेयरमैन के पास पावर्स होती हैं। कमिटीज किस लिए काम आती है? सिंपल है। कमिटीज एडवाइस दे सकती है, रेकमेंड एक्शन टू सीनियर लीडर्स। डिसीजन मेकिंग, 5 मेन रूल्स। एक काम डिसीजन मेकिंग का भी है, कोई स्पेसिफिक एरिया में डिसीजन लेना। जैसे अगर कोई डिसिप्लिनरी कमिटी है, डिसिप्लिनरी कमिटी का काम होता है कि अगर कोई गलत करा है तो उसे सजा देना। तो ये कमेटी क्या करेगी, पहले इन्वेस्टिगेशन करेगी, फिर गलत करने वाले को सजा देगी। फिर आता है प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन क्या है? इट इज सिंक्रोनाइजिंग कॉम्प्लेक्स टास्क अक्रॉस डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट करवाना, अलग अलग डिपार्टमेंट को अलग अलग टास्क देकर काम करवाना, ये रोल भी हो सकता है कमिटी का। रिव्यू करना कि काम अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे ऑडिट कमिटी रिव्यू करती है कि कंट्रोल्स अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आइडिया जनरेशन, अब टीम में अलग अलग तरह के लोग होंगे तो अलग अलग आइडियाज भी आएंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग होगा। टीम बनाने के फायदे क्या है, नुकसान क्या है? देखो, फायदे ये हैं, सिनर्जी होती है, ज्यादा लोग मिलकर काम करते हैं तो आउटपुट ज्यादा अच्छा आता है, डिसीजंस बेटर होते हैं क्योंकि सबको सोचने का वक्त मिलता है, सोचकर डिसीजंस लिए जाते हैं, सो डिसीजंस आर बेटर। रिप्रेजेंटेशंस, टीम में अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट के जो मेंबर्स होते हैं वो लोग शामिल होते हैं। सोचो कि एक टीम है, में एक परचेज डिपार्टमेंट वाला भी, एक सेल्स डिपार्टमेंट वाला भी पर्सन है, एक एचआर डिपार्टमेंट वाला भी पर्सन, मतलब हर डिपार्टमेंट से एक एक बंदा है। अब ये टीम कोई डिसीजन लेगी तो क्या डिपार्टमेंट्स को कन्विंस करवाना इजी होगा? हाँ, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट का एक रिप्रेजेंटेटिव वहां मौजूद है। तो जब डिसीजन लिया जाएगा तो ये रिप्रेजेंटेटिव होंगे, फिर ये रिप्रेजेंटेटिव अपने अपने डिपार्टमेंट्स वालों को समझाएंगे, मतलब एक्सेप्टेंस ऑफ डिसीजन इज इजी। ऑब्जेक्टिविटी, टीम में बिना पक्षपात के डिसीजन होते क्योंकि अकेला पर्सन डिसीजन नहीं ले रहा। वर्कलोड भी शेयर हो जाता है, अकेले काम नहीं करना, अकेले रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी, डिवाइड हो जाती है। पर नुकसान ये है इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब डिसीजन बहुत स्लो होगा, कभी कॉन्फ्लिक्ट्स भी होंगे, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज, अभी कॉम्प्रोमाइज का मतलब क्या है? कभी कभी क्या होता है कि हमें पता होता है बेस्ट चीज क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अभी लगता है कि भाई समर्स में समर्स में शिमला जाना अच्छा अच्छा है या मनाली जाना अच्छा है, पर सब लोग गोवा पे एग्री करें। अभी हमें पता है कि बेस्ट इज माउंटेन्स क्योंकि आपको समर्स मतलब फेस नहीं करना पड़ेगा और एक अच्छा प्लेजेंट क्लाइमेट मिले। बट अगर ज्यादातर लोग गोवा को एग्री करे तो हम भी एग्री कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब ऐसा होता है कि भाई लड़ाई झगड़े करे इससे अच्छा जो लोग ज्यादा जिस चीज पे अग्री कर रहे हैं, ज्यादातर लोग, हम उस पे अग्री कर ले रेदर देन गिविंग द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, टीम में कोई सिंगल पर्सन जिम्मेदार नहीं होता है तो सब लोग थोड़ा सा इजी गोइंग हो जाते हैं कि हाँ ठीक है, कुछ गलत भी हो तो कौन सा हमारा नाम आएगा, तो वो थोड़ा हो जाता है टीम्स में। डोमिनेंस, टीम में कभी कभी जो सीनियर लोग होते हैं वो डोमिनेट करते हैं, अपनी ही चलाते हैं, ये प्रॉब्लम्स आती है टीम्स में और कमिटीज में। कमिटीज में चेयरमैन और सेक्रेटरी दो इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। चेयरमैन का मेन काम होता है कि डिस्कशन सारे हों, सबको मौका मिले बोलने का, पक्षपात ना हो, समराइज करके बताना, रीजंस बताना, वोटिंग करवाना, डिसीजन कंक्लूड करना, ये सारे काम चेयरमैन के होते हैं। चेयरमैन फुलफिल द पर्पस एंड मॉडरेट द ह्यूमन एलिमेंट। चेयरमैन का काम है एजेंडा सेट करना। एजेंडा का मतलब मीटिंग में क्या डिस्कस होगा वो सेट करना, डिस्कशंस देखना। कास्टिंग वोट टू ब्रेक द टाई, कभी कभी क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल एक डिसीजन लेना है, 5 लोग यस बोल रहे हैं, 5 लोग नो बोल रहे हैं, तो अब चेयरमैन के पास कास्टिंग कास्टिंग वोट का मतलब सेकंड टाइम वोट करने का राइट होता है, ताकि इस तरह का जब टाई हो जाए, जब बराबर वोटिंग आ जाए तो फाइनल डिसीजन ला पाए। दैट्स व्हाई चेयरमैन हैव ए कास्टिंग वोट। सेक्रेटरी, सेक्रेटरी का काम होता है एफिशिएंसी और डॉक्यूमेंटेशंस मेंटेन करना, जैसे वेन्यू बुक करना, मिनट्स लिखना। मिनट्स का मतलब मीटिंग के दौरान समरी लिखते रहना कि क्या क्या डिस्कशन हुआ, किसने क्या बोला, क्या डिसीजन लिया। और एक्शन पॉइंट्स फेस करना कि जिसको जो काम करने को बोलना है वो बताना, और बाद में फॉलो अप लेना कि इस मीटिंग में ये डिस्कस हुआ था, आपका ये टास्क है तो आपने वो किया कि नहीं किया। तो ये काम सेक्रेटरी का होता है। सेक्रेटरी एडमिन वाले काम करता है, जैसे वेन्यू बुक करना, नोटिसेस वगैरह बांटना,
जब मीटिंग में लोग आए तो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना अगर कुछ देने हैं तो, मिनट्स लिखना, मिनट्स की सिग्नेचर करवाना चेयरमैन से, फिर मिनट्स डिस्ट्रीब्यूट करना, लोगों को बताना कि किसका क्या टास्क रहेगा और उसके बाद फॉलो अप लेना कि मीटिंग के इतने दिन में ये काम होना चाहिए था, हुआ कि नहीं हुआ। नाउ कम्स द टाइप्स ऑफ कमिटीज। कमिटीज कितने तरह की होती है? तो सबसे पहले आती है स्टैंडिंग। स्टैंडिंग का मतलब एक परमानेंट कमिटी आपने बनाई है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपने बनाई हो जैसे हेल्थ एंड सेफ्टी कमिटी, ठीक है, तो हेल्थ एंड सेफ्टी परमानेंट है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में परमानेंटली रहेगी ये कमिटी। एडॉक, एडॉक का मतलब होता है टेम्पररी पर्पस के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई मैटर इन्वेस्टिगेट करने के लिए 2 महीने के लिए एक कमिटी बनाई है, जैसे ही वो मैटर इन्वेस्टिगेशन खत्म होगा और वो कमिटी खत्म हो जाएगी, तो दैट इज एडहॉक कमिटी। स्पेसिफिक टास्क है मगर टेम्पररी पर्पस के लिए है। एग्जीक्यूटिव कमिटी एक ऐसी कमिटी जो हाई पावर वाली है, डे टू डे काम देखती है, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कमिटी, सीनियर मैनेजर्स विद पावर टू इम्प्लीमेंट प्लान्स। स्टेयरिंग कमिटी जो किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट वाइज बनाई जाती है, जो प्रोजेक्ट को मॉनिटर करना, टाइमलाइन देखना और प्रोजेक्ट को खत्म करवाने का काम होता है इस कमिटी का। सब कमिटी जो मेन कमिटी की कमिटी होती है, फॉर एग्जांपल आपने 10 लोगों की कमिटी बनाई फ्रॉड के इन्वेस्टिगेशन के लिए 1 महीने के लिए, मतलब ये एडहॉक कमिटी। अब इन्होंने अपने अंडर 3 लोगों की कमिटी और बनाई एक स्पेसिफिक फाइल ढूंढने के लिए, तो ये क्या हो गई, ये सब कमिटी हो गई। मेन कमिटी को सपोर्ट करने के लिए जो कमिटी है वो सब कमिटी है। जब कमिटी की मीटिंग्स होती है तो जनरली कैसे प्रोसेस चलता है? तो सबसे पहले पिछली मीटिंग के जो मिनट्स हैं, मतलब पिछली मीटिंग की जो समरीज हैं, जो भी पिछले मीटिंग में तय हुआ मिनट्स जो है, वो साइन ऑफ होते हैं। साइन ऑफ का मतलब वो साइन करवाए जाते हैं चेयरमैन से, पिछली मीटिंग के मिनट्स। फिर जो भी मैटर्स आते हैं उन पे डिस्कस होता है, अपडेट्स ऑन प्रीवियस टास्क, पहले जो मैटर्स डिस्कस हुए थे, जो काम दिए गए थे वो ठीक हुए कि नहीं हुए, मतलब पिछली मीटिंग में हो सकता है 5 काम दिए हो तो कितने आपने किए हैं। एजेंडा आइटम्स, फिर इस मीटिंग के जो भी टॉपिक्स है वो डिस्कस होते हैं। एनी अदर बिजनेस, मतलब जो टॉपिक्स आपके एजेंडा में नहीं थे पर एजेंडा के पांचों टॉपिक डिस्कस हो चुके हैं, प्लस चेयरमैन कोई एक आध टॉपिक और डिस्कस करना चाहता है, दे आर नॉट scheduled बट रेलेवेंट। और उसी मीटिंग में आगे वाली मीटिंग कब होगी उसके लिए डेट तय होती है कि नेक्स्ट मीटिंग विल बी हेल्ड ऑन दिस एंड दिस डे। तो ये जनरली चीज रहती है। अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है चेयरमैन और सेक्रेटरी का रोल। चेयरमैन क्या करता है? चेयरमैन एजेंडा सेट करता है, ठीक है, फिर मेक श्योर जो मीटिंग में है डेकोरम ऑफ मीटिंग बना रहे, बायसनेस ना हो, ऑब्जेक्टिविटी हो, सबको बोलने का मौका मिले, मिनट्स को साइन करने का काम, कास्टिंग वोट, डिसीजन अनाउंस करना, समराइज करना, ये सारा काम चेयरमैन का है। सेक्रेटरी का काम क्या है? डिस्ट्रीब्यूट नोटिस एंड एजेंडा, बुक वेन्यू, टेक मिनट्स, सर्कुलेट मिनट्स, सर्कुलेट एक्शन प्लान्स, क्या क्या आगे करना है वो प्लान्स, और फॉलो अप लेना। ये सारे काम सेक्रेटरी के रहते हैं। तो बच्चों ये था हमारा इंडिविजुअल ग्रुप्स एंड टीम्स वाला चैप्टर, ठीक है। इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी, जैसे बेलबिन के रोल्स, प्लांट क्या है, शेपर क्या है जो पुश करता है कि टीम काम पे लगी रहे, रिसोर्स इन्वेस्टिगेटर बाहर से रिसोर्सेज ढूंढ के सॉल्यूशंस लाता है। टकमैन के स्टेजेस इंपॉर्टेंट थे, फॉर्मिंग पहली बार मेंबर्स आ रहे हैं, स्टॉर्मिंग रोल के लिए लड़ रहे हैं, नॉर्मिंग सब सेटल हो चुका है, परफॉर्मिंग बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, टॉमिंग अब वो ऑटो पायलट पे चल रहे हैं, एडजॉइनिंग अब वो खत्म कर रहे हैं टीम को। फिर हमने पढ़ा कमिटीज किस लिए बनाई जाती है, अच्छे डिसीजंस लिए जाएं, डिसीजन की एक्सेप्टेंस अच्छी हो इसलिए कमिटीज होती है।
स्टैंडिंग हो सकती है परमानेंट कमिटी, एडहॉक इज अ टेम्पररी कमिटी, एग्जीक्यूटिव जो डे टू डे काम करेगी, स्टेयरिंग जो प्रोजेक्ट के लिए हम बनाते हैं, सब कमिटी जो मेन कमिटी का पार्ट है, चेयरमैन और सेक्रेटरी, ये दो इंपॉर्टेंट रोल्स हैं जो कमिटी में रहते हैं, मीटिंग के वक्त स्पेसिफिकली काम आते हैं। सो दैट इज व्हाट वी हैव कवर्ड इन दिस टॉपिक, ठीक है। अब मुझे कमेंट्स में ये बताएंगे कि who circulates the agenda for the meeting? Okay, that is your question. You have to answer me in the comments. And also, signing of minute किसका काम है and circulating of minutes किसका काम है? Let me know in the comments. So that is a question for you जो आप मुझे comments में बताएंगे. Thank you बच्चों.